देखिए आपका जो लो टेम्परेचर है वो इनडायरेक्टली उसी को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है कि अगर हाई टेम्परेचर पे है तो मैं बोलूँगा कि वो आपका 6:6 में नहीं रहेगा, फेवरेबल कंडीशन है। दोनों भी बोल सकता है और एक स्टेटमेंट भी दे सकता है। लिखिए इन CaCl स्ट्रक्चर, वैसे उसको प्रॉपरली दोनों स्टेटमेंट देने चाहिए, नहीं भी देगा तब भी मेरा आंसर वही होगा। इन CaCl स्ट्रक्चर क्लोराइड आयंस आर एट द, फर्स्ट आपको फर्स्ट लाइन लिखनी है। इन CaCl स्ट्रक्चर क्लोराइड आयंस आर एट द कॉर्नर्स ऑफ अ क्यूब whereas Cs plus at the center of a cube. And vice versa, ब्रैकेट में लिखिए it may be reverse. It may be reverse. रिवर्स का मतलब क्या है कि जो आपके Cl माइनस आपने बोला कॉर्नर पे प्रेजेंट है और Cs प्लस आपके बॉडी सेंटर्ड पे है, तो रिवर्स भी हो सकता है प्रोसेस। आपके Cs कॉर्नर पे भी जा सकते हैं और क्लोराइड आपका बॉडी सेंटर में भी जा सकता है। इन CaCl स्ट्रक्चर क्लोराइड आयन आर एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब whereas Cs plus at the center of the cube and it may be reverse also. Then second point लिखिए the coordination number are in the ratio of 8 ratio. मतलब आप उसमें से नहीं है ना सर कि मतलब एक टाइप का अगर एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब एक यूनिट सेल इसमें CaCl में क्लोरीन कॉर्नर्स में है, तो वो यूनिट सेल पूरे क्रिस्टल में चलता रहेगा ना सर? हाँ चलता रहेगा। वैसे रिवर्स भी हो सकता है आपका। जैसे मैं आपको इसका बेस्ट एग्जांपल देता हूँ एक मेडिसिन का। छोटे हो गए तो आपको बहुत सारी मेडिसिन खिलाई जाती होगी। मेडिसिन का भी आपने पढ़ा हो तो उसमें जिंक ऑक्साइड रहता है। बचपन में येलो कलर की मेडिसिन आपने ज़रूर खाई होगी, वो जिंक ऑक्साइड की रहती है। ठीक है, अब जिंक ऑक्साइड में आपका उस मेडिसिन में मान लीजिए आपने 1 साल बाद निकाली तो आपने ऑब्जर्व किया उसका येलो कलर अब वैसा नहीं रह गया है। ऐसा क्यों होता है? उसका कलर चेंज क्यों हो जाता है? केमिस्ट से आपको बताना चाहता है कि इसका फॉर्मूला अब कुछ चेंज हो चुका है, उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। तो हुआ क्या होगा, जिंक की जगह पे पहले जो जिंक जहाँ पे था वहाँ पे ऑक्सीजन आ गया होगा और ऑक्सीजन की जगह पे जिंक आ गया होगा। तो ये वाइस वर्सा हो सकता है आपका। सेकंड पॉइंट लिखिए द कोऑर्डिनेशन नंबर आर इन द रेशियो ऑफ 8:8। सेकंड पॉइंट लिखना है आपको। थर्ड पॉइंट लिखिए क्रिटिकल रेडियस रेशियो equal to point coordination number are in the ratio of 8:8. Next point, the critical radius ratio is 0.93 for CaCl structure. For CaCl structure. सर ये रेशियो कन्वर्शन के बाद भी मेंटेन रहेगा, मतलब जब वो तो आपका मेंटेन क्लोरीन इसकी जगह ले लेगा CS हाँ वो मेंटेन रहेगा। उसका रीज़न ये है
ये रिप्रेजेंट कर रहा है बॉडी वॉइड को। द क्रिटिकल रेडियस रेशियो इज इक्वल टू 0.93 which lies between in the range of 0.732 to 1, and that is needed for a body void or body centered, which is needed for body centered। तो हमारा क्रिटिकल रेडियस का जो रेशियो आया वो आया 0.93, मतलब जो यहाँ पे बॉडी आपका वाइड है, जो बॉडी सेंटर्ड है, वो साइज में थोड़ा सा बड़ा है। अभी आपने क्वेश्चन पूछा था 1 होगा तो क्या होगा, तो वो भी इसी रेंज में लाई कर रहा है, बट थोड़ा सा साइज में बड़ा होगा वो। नेक्स्ट पॉइंट नोट करिए, द नंबर ऑफ CSCl यूनिट पर यूनिट सेल इज 1। इसको ब्रैकेट में लिखिए, इसके ब्रैकेट में इस स्टेटमेंट के CS का रैंक कितना आएगा, CS आपका बॉडी पे प्रेजेंट है तो 1 किसी से शेयरिंग नहीं करेगा। CL कॉर्नर पे प्रेजेंट है 1/8 × 8, तो दिस वैल्यू इज CS1 एंड CL1। सो एक ही आपका यूनिट बनेगा पर यूनिट सेल। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, CSBR देखिए, कुछ सॉलिड, ऐसा नहीं है कि सारे सॉलिड ये नेचर रखते हैं आपके रिवर्सिबल नेचर, कुछ सॉलिड ऐसा रखते हैं आपके, जैसे आपका ये CSCl स्ट्रक्चर है बॉडी सेंटर्ड वाला। कहां तक पहुंच गए थे आप? CSBR and CSI also have this structure। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, एट 760.6 लिखना है आपको। एट 760 केल्विन CSCl स्ट्रक्चर changes into NaCl structure। ब्रैकेट में रीजन लिखिए, the coordination number of ionic solid changes by temperature and pressure, and temperature is high, that is 760 Kelvin। The coordination number of ionic solid changes by temperature and pressure, and temperature is 760 Kelvin। तो इसका पहले रेशियो क्या रहा था? 8:8। 8:8 बताइए कैसे आएगा? पार्टिकल्स बॉडी के सेंटर पे है, यहाँ पे आपका CS है और ये Cl है कॉर्नर वाले, तो हर एक CS को ऊपर से 4 Cl ने घेर रखा है और बॉटम से 4 Cl ने घेर रखा है बॉडी सेंटर्ड में। तो CS से मैं पूछूंगा कि आपको कितने पार्टिकल्स टच कर रहे हैं, बोलेगा 8, और हर एक Cl ऐसा ही 8 CS से अटैच्ड होगा क्योंकि इट इज BCC स्ट्रक्चर। तो रेशियो आपका 8:8 आ रहा है। अब मैं टेम्परेचर हाई कर दूं अगर, तो पार्टिकल्स दूर दूर भाग जाएंगे, ये NaCl में कन्वर्ट हो जाएगा। 0.7 मैंने आपको समझा दिया है, इसको भी नोट कर लीजिए। देखिए, हम जिस लेवल पे डिस्कस कर रहे हैं
मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ वो आपका एडवांस का क्वेश्चन आ जाए, या आपका मान लीजिए ट्रिपल ई का हो या कोई भी इजी हो, इससे बाहर पूछ ही नहीं सकता। इससे बाहर सॉलिड स्टेट में कुछ है ही नहीं। अगर मैं आपको इजी इजी ऊपर से ले जाऊं, आप खुश भी हो जाओगे कि अरे वाह मज़ा आ गया, चैप्टर इजी भी है और 4 क्लास में ख़त्म हो गया। और एग्ज़ाम में गए तो देखा अरे क्वेश्चन क्या है, समझ में ही नहीं आ रहा है। तो उस टाइम पे आप 2 गाली मुझे दोगे और आपका नुकसान भी होगा, एग्ज़ाम तो क्लियर होगा नहीं आपका। तो कोई भी चीज़ ऐसे पढ़िए कि आपको कुछ भी पूछ ले आपको आना चाहिए। वो सब तो ब्रेकिंग पॉइंट तो होगा ना, मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट को ही हम बोलते हैं ब्रेकिंग पॉइंट। नोट कर लिया है आपने? देखिए मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ आपका अच्छे रिजल्ट के लिए। अभी सॉलिड स्टेट चल रहा है, मान लीजिए 3 महीने बाद मैं आपको अल्कोहल पढ़ा रहा हूँ, आपको तब भी सॉलिड स्टेट में कुछ भी पूछो आना चाहिए। अगर आप ये सोचो कि अरे मैं लास्ट में पूरा रिवाइज कर लूंगा तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। जितना आप पढ़ते जा रहे हो डेली उसको आप रिवाइज करिए। जैसे सॉल्यूशन हो चुका है, मैं कुछ भी पूछूं सॉल्यूशन से आपको आना चाहिए। कुछ प्रैक्टिस किया करिए। जैसे मान लीजिए सॉल्यूशन हो गया है, 5-6 क्वेश्चन उठा लीजिए डेली कि अच्छा हाँ ये तो मुझसे हो रहे हैं, मतलब मुझे आता है। नहीं हुआ क्वेश्चन, उस टॉपिक को फिर कॉपी में पढ़िए दोबारा कि अच्छा ये समझ में यहाँ प्रॉब्लम आ रही थी। ऐसे आपको रेगुलरली चलना चाहिए। सर अभी जैसे 11th रिवाइज करनी शुरू किया ना, वैसे तो आता है पर बीच बीच में भी कुछ चीजें भूल चुकी हूँ। तो उसको रिवाइज कीजिए ना नोट्स से। जो नहीं आ रहा है फिर मुझे मेल करिए, पूछिए। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में चलते हैं, जिंक ब्लेंड, दैट इज ZnS। ZnS की अगर हम बात करें तो इसमें जो आपके सल्फाइड रहेंगे वो हमारे CCP पॉइंट्स पे रहेंगे, एंड जिंक जो आपके रहते हैं वो आपके हाफ ऑफ THVs में रहते हैं। इसका हमने स्ट्रक्चर भी डिस्कस किया था। THV है, दैट मीन्स कि वो 4 पार्टिकल्स से अटैच्ड होगा। इसका अगर हम रैंक निकालें ZnS का, तो Zn आपके CCP पे है, CCP का रैंक होता है आपका, सॉरी सल्फाइड आपका CCP पे है तो उसका रैंक होगा 4, और आपने जो THV लिए हैं वो हाफ लिए हैं, टोटल 8 होते हैं, तो वैल्यू आ जाएगी 4 ZnS आएगा आपका। तो अगर मैं आपसे यहाँ से कोऑर्डिनेशन नंबर पूछूं कि एक जिंक कितने सल्फर से अटैच्ड है, तो 4 के साथ अटैच्ड है। ऐसे ही सल्फर एक आपका 4 जिंक के साथ अटैच्ड है। एक यूनिट सेल में कितने आपके यूनिट बनेंगे ZnS के, तो 4 बनेंगे। CH में 1 बना था। ठीक है, पहले मैं समझा दे रहा हूं फिर लिखिएगा उसको। क्रिटिकल रेडियस की बात करें सो इट इज 0.40। कहाँ गया आपका, दिस वन इज 0.40। सो 0.225 से 0.414 के बीच में अगर क्रिटिकल रेडियस आता है, दैट मीन्स THV वहां पे ऑक्यूपाई हो रहे हैं आपके। तो 0.40 आया है, दैट मीन्स इसमें THV होंगे आपके। ठीक है, अब इसको लिखिए आप, सल्फाइड ऑक्यूपाई ऑल CCP पॉइंट। थोड़ा जल्दी लिखिए, मुझे थोड़ा सा डिफेक्ट भी बताना है आज। वो आपका लास्ट टॉपिक है, ये फ्राइडे को खत्म हो जाएगा आपका। 0.414 तो रेंज है उसकी, ठीक है ना। 0.414 से ज्यादा पे अगर मान लीजिए 0.414 से ऊपर चला गया तो वो आपका OHVs में चला जाएगा, ना कि THV में। तो हमारी वैल्यू आई 0.40, मतलब वो THV तो है बट थोड़े बड़े साइज के THV हैं। सल्फाइड ऑक्यूपाई ऑल CCP पॉइंट वेयर एज जिंक ऑक्यूपाई half of the total tetrahedral void, or it may be reverse,
or it may be reverse such that Zn ion occupies CCP, Zn ion occupies CCP, whereas sulfide ion occupy half of the THV. नेक्स्ट पॉइंट, यस बोलिए। आप नोट करिए, मैं एक बार आपको समझाता हूँ स्लाइड से, तो मुझे दूसरे स्ट्रक्चर पे जाना पड़ेगा, पहले नोट कर लीजिए। कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4:4। Next point, the radius ratio is 0.40, which is lying between 0.225 to 0.414, which is lying between 0.225 to 0.414 for THV। ऐसे लिखिए, which is the range of THV, tetrahedral void, which is the range of tetrahedral void। लास्ट पॉइंट लिखिए, सेकेंड लास्ट, देयर आर 4 फॉर्मूला यूनिट, there are 4 formula unit per unit cell। नहीं, AB टाइप यहाँ पे AB पैकिंग नहीं है, उसका फॉर्मूला है। ZNS है ना, तो वो AB टाइप का ही आ रहा है। NaCl भी AB टाइप में ही आ रहा है, CaCl भी AB टाइप में ही आ रहा है। अगर मैं आपसे बोलता कैल्शियम फ्लोराइड, तो वो AB2 टाइप हो जाता। देयर आर 4 फॉर्मूला यूनिट पर यूनिट सेल, दैट मीन्स 4 times molecular weight would be the ideal weight, that means 4 times molecular weight would be the ideal weight for this kind of structure। लास्ट पॉइंट आपको 0.5 लिखना है, उसको लिख लीजिए। कॉपर क्लोराइड, कॉपर ब्रोमाइड, कॉपर के जो हैलाइड हैं वो इसकी रेंज में आते हैं। जिंक का और कंपाउंड नहीं आता है इस रेंज में। जिंक के तो लास्ट, हाँ जिंक के भी आएंगे ना आपके, जैसे ZnS हो गया, Zn हो गया, वो भी इसी में आएगा। आगे चलें। तो एक देखिए ZnS का स्ट्रक्चर हमने ऑब्जर्व किया था। तो ZnS में 2 पार्ट्स हैं आपके, जिंक एंड सल्फर।
जिसमें आपका जो जिंक रहता है वो हमारा किस पे है, TH20 पे, और सल्फाइड आपका किस में है, आपका CCP पे, कॉर्नर एंड फेस पे। Zn का साइज बड़ा है, इस वजह से उसको कंपैटिबल बनाने के लिए मैंने इसके हर एक अल्टरनेट पोजीशन पे TH20 को यूज़ किया है। जैसे ये TH20 आपका फ्रंट वाला है, देखिए फ्रंट वाले एटम के साथ अटैच्ड है। ऐसे ही आपका ये एक पीछे होगा, इसके एक यहाँ पे होगा आपके, एक फ्रंट में है तो एक बैक में है। तो मैं हर एक अल्टरनेट पोजीशन वाले को यूज़ कर रहा हूँ जिससे कि वो स्ट्रक्चर स्टेबल रहे आपका। तो टोटल मेरे पास 8 रहते हैं, बट मैंने कितने यूज़ किए, मैंने 4 यूज़ किए। अब एक येलो पार्टिकल्स देखिए यहाँ कितने ग्रीन वाले से अटैच्ड है, तो 4 के साथ अटैच्ड है। ऐसे ही जो ग्रीन वाला पार्टिकल है यहाँ पे देखिए कितने येलो वाले के साथ अटैच्ड है, 4 के साथ। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशियो क्या आएगा, 4:4। जबकि अभी हमने इसका फॉर्मूला यूनिट निकाला ही था। Zn कहाँ पे है आपके, टेट्राहेड्रल वॉइड में कितने हैं, हाफ यूज किए हैं बस, और सल्फर CCP पे है जिसका रैंक 4 होता है। तो क्या आ जाएगा, Zn4 S4, 4 कॉमन ले लीजिए, ZnS आ जाएगा। क्लियर हो गया अब? एक्सक्यूज मी सर, आपने पहले कहा था कि जो एस है वो TH20 पे और जिंक है वो CCP वो पे बोला ना, है। वाइस वर्सा होता है। एक स्टेटमेंट मैंने लिखाया, दोनों हो सकता है। उसमें फर्स्ट स्टेटमेंट में हमने यही लिखा है, रैंक उसका वैसे ही रहेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर भी वैसे ही रहेगा। ठीक है, आगे चले। ज्यादा टाइम नहीं बचा है, मैं आपको बस इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं डिफेक्ट का। देखिए, हमने फर्स्ट क्लास में भी सॉलिड स्टेट में स्टडी किया था। ये पूरा आपका एक लैटिस रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए, डिफेक्ट आपके 2 टाइप के होते हैं मेनली। एक है स्टोइक्योमेट्रिक एंड नॉन स्टोइक्योमेट्रिक, उसको हमें स्टडी करना है। फिर स्टोइक्योमेट्रिक की फर्दर कैटेगरी होती है शॉटकी एंड फ्रैंकेल। नॉन स्टोइक्योमेट्रिक में आपके मेटल डिफिशियंसी आता है, मेटल एक्सिस आता है। ठीक है, ये सब हमें डिस्कस करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है। सर ये तो आपने पहले कहा था। हाँ, पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए। तो पॉइंट डिफेक्ट है आपका अगर एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में एनी इरेगुलरिटी है फ्रॉम आइडियल अरेंजमेंट। जैसे देखिए, इस लाइन को अगर मैं ऑब्जर्व करूं, इस लाइन पे मैं ऑब्जर्व कर रहा था तो मुझे परफेक्ट लग रहा था, हाँ परफेक्ट जा रहा है। यहाँ से एक पॉइंट आपका मिसिंग हो गया तो मैं क्या बोलूँगा कि ये पॉइंट डिफेक्ट का ही पार्ट है। फिर मैं यहाँ पे गया, इस लाइन में परफेक्ट चल रहा है, परफेक्ट चल रहा है। फिर मैंने देखा अरे बड़ा साइज का एलिफेंट कहाँ से आ गया, अगेन एक पॉइंट पे ही डिफेक्ट आ रहा है। यहाँ पे चला, ये ग्रीन वाला पार्टिकल्स बीच में कहीं से आ गया, अगेन इट इज़ अ पॉइंट डिफेक्ट। सेल्फ इंटरस्टिशियल, मुझे लग रहा था यहाँ पे स्पेस अवेलेबल होगा और एक पार्टिकल इंटरस्टिशियल पोजीशन पे आ गया, अगेन इट इज अ पॉइंट डिफेक्ट। तो अगर आपको एनी इरेगुलरिटी मिल रही है विद रिस्पेक्ट टू अ सिंगल पॉइंट, देन आई विल से इट इज अ पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट में आपकी कौन कौन सी रेंजेस आएंगी? सेल्फ इंटरस्टिशियल आपका पॉइंट डिफेक्ट का पार्ट है, वैकेंसी आपका पॉइंट डिफेक्ट का पार्ट है, सब्स्टिट्यूशन इम्प्योरिटी एटम ये भी आपका पॉइंट डिफेक्ट का पार्ट है, और इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी एटम भी आपका पॉइंट डिफेक्ट का पार्ट